गाइस वेलकम बैक टू यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, दैट इज़ क्लास 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर 5। इसके अलावा हमने अभी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी कवर कर ली है, 6th 7th 8th और अभी हमारी 9th चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये क्लासेस किन के लिए यूज़फुल है? यूजीसी नेट, एनी टीचिंग कंपटीशन एग्ज़ाम, एनी कॉम्पिटिटिव फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, वहाँ हमें एनसीईआरटी पढ़नी इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके लिए भी ये कवर की जा रही है, बेसिक टू एडवांस। और स्कूल के बच्चों के लिए तो ये है ही, बेसिक से समझाया जा रहा है सब कुछ। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हमें जानना है किस तरीके का वेजिटेशन पाया जाता है किस तरीके के रीजन में। ये आपको सिमिलर लग रहा होगा, नाम भी सिमिलर लग रहा होगा। आई थिंक हमने क्लास 7th में इसको पढ़ा है और क्लास 6th में भी पढ़ते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी से ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, तो क्लास 7th की एनसीईआरटी में हमने इसको फिर भी पढ़ा है। तो आज हम फिर से रिपीट करेंगे। तो अगर आपने बेसिक नहीं पढ़े हैं तो आप एडवांस में मत जाए, क्लास 7th की एनसीईआरटी को ज़रूर देखें। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी एनसीईआरटी देखते हुए, नोट्स बनाते हुए, सुनते हुए, बुक को पढ़ते हुए चले, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बुक में हमें क्या बताया गया है? सबसे पहले हमें ये बताया गया हमारे देश में कितने अलग अलग टाइप्स के ट्रीज़ हैं, कितने अलग अलग तरह की श्रब्स हैं और कितने अलग अलग तरह के आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे बर्ड्स के, फील्ड्स के, पार्क्स के, पूरे देश के अंदर। तो देश, हमारा जो देश है, वहाँ पे बायोफॉर्म्स अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं, जैव रूप अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। हमारे देश में 12, हमारा देश इंडिया विश्व के, इस दुनिया के 12 बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है। जस्ट इमेजिन ये पॉइंट कितना यूज़फुल है। अगर आप कभी ऐसे राइटिंग कर रहे हैं या आप एनवायरमेंटल साइंस में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया में जहाँ जहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जिन जिन देशों में, उनमें भारत उन 12 देशों में है। 12 टॉप के 12 देशों में भारत का नाम आता है, जो बायोडाइवर्सिटी में इतना रिच है। क्यों? इंडिया के पास 47,000 प्लांट्स के स्पीसीज़ है, सोचो। और 10वें नंबर पर आता है इसमें वो इंडिया। 47,000 प्लांट स्पीसीज़ के कारण इंडिया दुनिया में 10th नंबर पर है। और अगर एशिया में बात करोगे, एशिया कॉन्टिनेंट में 4th नंबर पर है। सेम ऐसे ही इंडिया में 15,000 फूलों वाले पौधे भी हैं। दुनिया के हिसाब से हम 6th नंबर पे है इसमें, ठीक है। और हमारे देश में वो प्लांट्स भी है जिनमें फ्लावर्स नहीं है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न्स, एल्गे, फंगाई, ये सब भी हमारे देश में पाए जाते हैं। हमारे देश में लगभग 90,000 स्पीसीज़ एनिमल्स की पाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास मेराइन वाटर के अंदर फिशेस, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर में बहुत सारी वैरायटी है, उसकी भी। फिर हमें बताया गया नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है वो जो नेचुरली उग गए हो, जिसमें किसी ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो। जैसे कि पहाड़ों की जो वनस्पति थी, वेजिटेशन था, हमने क्लास 7th में पढ़ा था, उसे टेगा कहा जाता था। टेगा क्यों कहते थे? क्योंकि इंसान वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। ये सब खुद ही नेचुरली डेवलप हुए थे, जो खुद नेचुरली प्रोड्यूस हो गया है नेचर में, जिसमें इंसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन, या दूसरे शब्दों में वर्जिन वेजिटेशन। हिंदी में अक्षत वनस्पति, अपने आप पैदा हो गया, लंबे समय तक उस पर इंसानों ने कोई असर नहीं डाला, दैट इज़ वर्जिन वेजिटेशन। दैट वाज बीन brought up by itself, it's grown naturally by itself, so it is virgin vegetation, ठीक है। वर्जिन वेजिटेशन याद रखना, ये पॉइंट फर्स्ट हमने जो पढ़ा। इसके बाद हमें बताया गया कुछ ऐसे हैं जो हमने कल्टिवेट किए। वी एज अ ह्यूमंस, लाइक वी कल्टिवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्किड्स, मतलब प्लांट्स, मतलब बागान, ये सब हमने डेवलप करा है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता। इसके बाद हमें बताया गया वर्जिन वेजिटेशन जो होता है,
जो पूरी तरह से भारतीय है उसे एंडेमिक कहेंगे या इंडिजीनियस स्पीसीज कहेंगे, लेकिन जो बाहर से आई है उन्हें एग्जॉटिक प्लांट्स कहेंगे। जो बाहर से आया है उसे एग्जॉटिक कहेंगे। प्रियंका चोपड़ा का सॉन्ग भी है एग्जॉटिक, आई एम फीलिंग सो एग्जॉटिक। ओके, सो यू कैन रिकॉल, रिवाइज, ऐसे ही कुछ कुछ ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। तो एग्जॉटिक का मतलब होता है वो जो बाहर से आई हैं, और एंडेमिक का मतलब होता है वो जो हमारे देश की ही है, प्योरली इंडियन है, इंडिजीनियस स्पीसीज है। इसके बाद है टर्म फ्लोरा और फौना क्या होता है। फ्लोरा का मतलब है किसी एक प्लेस पे, किसी एक टाइम जोन में जो प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह फौना का मतलब होता है जानवरों से। ये बहुत डाइवर्स हैं, ये रीज़न है, मतलब कुछ रीज़न्स है जिनकी वजह से हम फ्लोरा और फौना जो है अलग अलग देखने को मिलेंगे भारत के अंदर, सब जगह सेम नहीं होंगे। सबसे फर्स्ट रीजन पढ़ेंगे अब हम लैंड पे भी निर्भर करता है फ्लोरा और फौना कैसा होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर लैंड हमारा टेराइन रीजन है या प्लेटू है या माउंटेन है, प्लेन है, सूखा है, बारिश ज़्यादा होती है, तो उन सब पे भी असर पड़ता है। उन सब की वजह से लैंड पे असर पड़ेगा और उससे वेजिटेशन पे असर पड़ेगा। अगर बहुत फर्टाइल है, लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वाला रीजन, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हो। और अगर बहुत रफ है, ऊंचा उबड़ खाबड़ है, तो ग्रासलैंड्स, वुडलैंड्स, मतलब कि जंगल, इन सब का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आता है सॉइल। अब मिट्टी के ऊपर भी निर्भर है। मान लेते हैं कि मिट्टी अगर सैंडी है, मतलब रेगिस्तान वाली मिट्टी है, सैंडी है, अगर रेगिस्तान वाली होगी तो वहाँ पर आपको ऐसे ट्रीज़ देखने को मिलेंगे जो थॉर्नी बुशेस होंगे, थॉर्नी बुशेस वाले, लाइक कैक्टस, जिनकी नोक होती है, जो वैक्स वाले होते हैं, और जिनके जो कांटे जैसी जिनकी पत्तियाँ होती है, कैक्टस, इस तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए इसी वजह से, ठीक है। अगर कोई दलदली मिट्टी है तो वहाँ पे डेल्टाइक सॉइल होगी, और उस हिसाब से वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप पहाड़ की तरफ जा रहे हो तो आपको शंकुधारी वन, कॉनिकल ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो सॉइल पे भी निर्भर करता है, लैंड पर भी निर्भर करता है। देन अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर, जो वेजिटेशन है वो टेम्परेचर पे भी निर्भर करती है, साथ ही ह्यूमिडिटी पर हवा के अंदर, ठीक है। तो जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, और जो पेनिनसुलर वाला रीजन है वहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है वो कम देखने को मिलता है। पेनिनसुलर वाला जो 915 मीटर के ऊपर की हाइट वाला है। तो टेम्परेचर के कम होने की वजह से भी वेजिटेशन की ग्रोथ पे असर पड़ता है। जैसे कि पहले नीचे की साइड पे जहाँ सनलाइट अच्छी होगी, रेनफॉल अच्छा होगा, वहाँ तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल वेजिटेशन। वहीं जब आप हाइट पर जाओगे तो बारिश और फैक्टर्स की कमी की वजह से, ठंडी की वजह से, वो सब ट्रॉपिकल टेम्परेट में चेंज हो जाएगा, एंड अल्पाइन वेजिटेशन, सब ट्रॉपिकल एंड अल्पाइन वेजिटेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें बताया गया है फोटो पीरियड, सनलाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। जो इक्वेटर वाला रीजन है वहाँ सनलाइट का टाइम भी लंबा होता है, 12 घंटे ऑलमोस्ट आपको सनलाइट देखने को मिलेगा। तो इस वजह से वहाँ पर जो प्लांट्स है, वेजिटेशन है, वो अलग तरह के होते हैं। ऐसे ही वहाँ पे ऐसे ही आपकी एल्टीट्यूड पे भी निर्भर करता है। माउंटेन रीजन में अलग देखने को मिलता है, या पोलर रीजन के पास अलग है, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया है कि जहाँ धूप ज़्यादा होगी, गर्मी होगी, सनलाइट होगी, वहाँ पर ट्रीज़ की ग्रोथ भी फास्ट होती है। फिर आप देखोगे बारिश के हिसाब से, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब बारिश के लिए आप देखोगे इंडिया में क्या होता है ना, बारिश का एक सीज़न है जून से सितंबर वाला, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है। वहीं जब मानसून वापस जा रहा होता है तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। मतलब हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, आप अभी देखोगे पिछले चैप्टर्स में।
चेक करना। फिर इस तरीके से मॉनसून के हिसाब से भी हमारा वेजिटेशन जो होता है, वेजिटेशन एरिया कम ज़्यादा हो सकता है। तो पहले हमने धूप देख ली, धूप के हिसाब से भी वेजिटेशन ज़्यादा होता है, और बारिश होगी तो वेजिटेशन ज़्यादा होगा। इसके बाद आपको बताया गया है कि हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मान लो आपने एक पेड़ काट दिया, बदले में 10 लगा दिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल है जिसे आप वापस पा सकते हो, और ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज़ ये एनवायरनमेंट की क्वालिटी बनाए रखता है। बारिश लाना हो, क्लाइमेट हो, सॉइल इरोजन बचाना, पानी का फ्लो जो स्ट्रीम होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इंडस्ट्रीज सेटअप के लिए चाहिए, लोगों को रोज़गार के लिए चाहिए, और लोगों को रिसर्च वगैरह के लिए चाहिए। लोगों को इसे एक टूरिज़्म स्पॉट के रूप में चाहिए। हवा को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और साथ ही ये दे प्रोवाइड ह्यूमस ऑल्सो, ये ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर देते हैं वाइल्ड लाइफ को। इंडिया का जो वेजिटेशन है वो काफ़ी चेंजेस से गुजरा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, हमारे यहाँ पे वेजिटेशन एरिया कम हो गया है, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, खेती बढ़ती जा रही है, खेती के लिए लैंड चाहिए, माइनिंग करना, अर्बनाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग कराना, इन सब वजह से हमारा जो लैंड एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेजिटेशन कवर इंडिया में कम होता कैसे जा रहा है। ये क्वेश्चन में आ सकता है आपसे MCQ के फॉर्मेट में। फिर हमसे पूछा गया है, फिर हमें बताया गया है कि इंडिया का जो वेजिटेशन है वो नेचुरल नहीं रहा। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना वर्जिन वेजिटेशन, अब इंडिया में वो नहीं रहा है। अब वर्जिन तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम लोगों ने फॉरेस्ट एरिया के साथ छेड़छाड़ करनी स्टार्ट कर दी है। पहले कुछ एरिया इनएक्सेसिबल थे, जैसे हिमालय पर कोई जाता नहीं था, हिली रीजन में कोई जाता नहीं था सेंट्रल इंडिया के। लेकिन अब क्या हो गया है कि सभी एरियाज़ तक हमारी पहुंच है, तो हमने फॉरेस्ट के साथ वहाँ छेड़छाड़ स्टार्ट कर दी है। फिर भी हमारी बुक में जैसे बता रखा है कि अभी भी हमारे पास ऐसे कुछ रीजन्स है जिसमें हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन्स लाइक हिमालयाज़। हिमालय का रीजन जो है अभी भी हमारी पहुंच से, मतलब ऑफ कोर्स हम हिमालयाज़ में घूमे होंगे, बट वहाँ के वेजिटेशन से छेड़छाड़ नहीं की गई है। हिली रीजन है सेंट्रल इंडिया का, वहाँ से छेड़छाड़ नहीं हुई है। साथ ही मरुस्थल वाला जो एरिया है वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वेजिटेशन कवर तो इंडिया में कम हो गया है, और वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बट फिर भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं कहेंगे, वर्जिन, आपको वहाँ पे वर्जिन वेजिटेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सेंट्रल हाईलैंड, ये जो सेंट्रल रीजन है ये कौन सा है, तो मैं बता दूं, जो सेंट्रल रीजन है आपका हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसका मतलब है कि जो डेक्कन का प्लाटू है आपका, डेक्कन प्लेटू और ऊपर से आपके जो गंगा के मैदान हैं उनके बीच में कुछ रेंजेस पड़ती है, लाइक विंध्या रेंज, अरावली रेंज, छोटा नागपुर, मालवा प्लेटू, उस रेंज की बात की जा रही है। एक सेकेंड, ये देखिए, जैसे ये आपका इंडिया है, इट्स अ रफ वर्क। तो ये ऊपर ये साउथ इंडिया का जो आपका ये प्लाटू है, दक्कन प्लाटू, साथ ही ऊपर का ये जो रीजन है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बनाती है उनके बीच का एरिया, उनके नीचे का एरिया, और जो आपका प्लाटू है डेक्कन प्लाटू उसके ऊपर का एरिया, ये जो रीजन है इस रीजन की बात की गई है सेंट्रल हाईलैंड्स। यहाँ पर आपको प्योर वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन देखने को मिल सकता है। और क्या आपको पता है कि हर 2 साल में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें बताया जाता है कि इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और कितना घटा है।
तो 2011 का दे रखा है डेटा तो, बट आपको करंट से अपडेट होना होगा जो अभी लेटेस्ट निकली होगी। तो 2011 के हिसाब से तो 21% है। अब बस एक बार ये बॉक्स भी देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी है वेजिटेशन जोन की। जो ट्रॉपिकल रीजन होगा ना वहाँ पे टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता होगा, और जो कम से कम अगर कम भी होता होगा तो 18 डिग्री तक होता होगा। लेकिन वहाँ पर कोई भी मतलब नो फ्रोस्ट, मतलब कोई भी बर्फ़ की लेयर नहीं जमती, कोई ठंड नहीं, पानी नहीं जमता है, ठीक है। फिर आता है सब ट्रॉपिकल। जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल के ऊपर का रीजन है। अगर मैं आपको ऐसे अर्थ पे दिखाऊं, इक्वेटर वाला ट्रॉपिकल, इक्वेटर के ऊपर जहाँ इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल रीजन है। जो 23 डिग्री एंड हाफ कैप्रिकॉन वाला रीजन है, सेम ऐसे ही आप नीचे भी कर दो, ठीक है। कैंसर वाला और कैप्रिकॉन वाला, ऊपर कैंसर है जहाँ इंडिया है और नीचे वाला कैप्रिकॉन का रीजन है, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये वाले जो रीजन्स है ये सब ट्रॉपिकल के अंदर आ जाएंगे। जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको 17 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मतलब कि वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 17 से 24 है, और जो वहाँ पर कम से कम है वो 10 से 18 डिग्री का होगा। और यहाँ पर फ्रॉस्ट रेयर ही देखने को मिलता है। सब ट्रॉपिकल में आप इंडिया को ले सकते हैं। फिर आता है टेम्परेट रीजन, जो कि आपका ये वाला रीजन है ना, ऊपर वाला, नॉट पोल, पोलर वाले से पहले वाला, ये वाला जो थोड़ा थोड़ा मीडियम टेम्परेचर जहाँ आपको देखने को मिलता है, लाइक अमेरिका कनाडा वाला रीजन। देन ये वाला जो रीजन है इसे टेम्परेट कहेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा एवरेज वो 7 से 17 डिग्री रहेगा, और अगर आपको मिनिमम की बात करनी है तो -10 तक जा सकता है। फ्रॉस्ट भी मिलेगी, स्नो भी मिलेगी यहाँ पर। फिर आता है अल्पाइन रीजन। यहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है हमेशा टेम्परेचर, और यहाँ पर जो है मिनिमम टेम्परेचर है वो -1 के नीचे ही रहेगा। यहाँ बर्फ़ जमती है। तो जो अल्पाइन रीजन होगा वहाँ पे आपको ट्रीज़ कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रॉपिकल के अंदर 2 तरह की वेजिटेशन है, एक तो एवरग्रीन है और डेसीडियस है। एवरग्रीन टाइप की जो होती है ना, ये इसका मतलब होता है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर आपको एवरग्रीन देखने को मिलती है, एवरग्रीन वेजिटेशन। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, इनमें 60 मीटर से ऊंचे पेड़ देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे पूरे साल गर्मी, धूप और ह्यूमिडिटी हवा में और अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। तो यहाँ हर तरह का वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, अलग टाइम पर गिराते हैं, इसलिए ये पेड़ जो है पूरे साल हरा भरा नज़र आता है। अब कहाँ कहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हमें बता रखा है कि ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे आपको, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, असम के कुछ रीजन्स में, तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में। तो ये इसकी जगह हो गई। इसके बाद हमें बता रखा है कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, लाइक इन ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स, जैसे कि इनमें कुछ ट्रीज़ पाए जाते हैं लाइक एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, ये इसके टाइप्स है। और इनमें कुछ एनिमल्स भी है लाइक एलिफेंट है, बंदर है, एक लेमूर टाइप का बंदर है, हिरण है, यहाँ पर राइनोसोरस। इसके अलावा हमें कई बर्ड्स भी देखने को मिलती है लाइक स्लोथ, चमगादड़, बैट, बिच्छू, घेंगे होता है ना वो, स्नेल्स, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कई तरह के हमने यहाँ पे वेजिटेशन एंड वहाँ पे वाइल्ड लाइफ देख ली। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल में ही एक होता है डेसीडियस फॉरेस्ट। ये जो डेसीडियस होते हैं इनको आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर दोगे। एक तो होते हैं जो कि ह्यूमिड वाले होते हैं, और एक होते हैं जो थोड़े सूखे वाले होते हैं, ड्राई रीजन वाले होते हैं। तो ये जो डेसीडियस फॉरेस्ट है जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल है, वहाँ पर तो आपको देखने को मिलेंगे ये ह्यूमिड वाले, मॉइस्ट वाले डेसीडियस फॉरेस्ट।
और वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल है, वहाँ पर आपको दूसरे तरह के देखने को मिलेंगे। जिसे बोलते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है, इन दोनों में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इन्हें मॉनसूनी फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये मॉनसून की वर्षा पर निर्भर है, और साथ ही ये गर्मियों, यहाँ पर अच्छी खासी गर्मियाँ पड़ती है, जिसकी वजह से ये 6 से 8 महीने तक के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, एक टाइम आता है जब इनका ऑटम नज़र आता है, स्प्रिंग ऑटम, जिसमें ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पत्तों मतलब इन पेड़ों में जान ही नहीं है, सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। आपने कई दफ़े देखा भी होगा, रोड्स पे भी ऐसा आपने देखा होगा, जो किनारों पे पेड़ लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें बताया गया कहाँ पे कौन से उगते हैं। तो अगर आप बात करोगे कि जो ह्यूमिड वाले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालय के फुटहिल्ड में, झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप्स की तरफ। इनमें कुछ प्लांट्स के नाम दे रखे जो उगते हैं, लाइक टीक उगता है यहाँ पर, बैम्बू, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, सैंडलवुड मीन्स चंदन, खैर मीन्स रवेर हिंदी में, फिर कुसुम, अर्जुन, मलबरी, शहतूत के पेड़। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये एग्जाम्पल्स है आपके लिए वेट डेसिडियस फॉरेस्ट के। इसके बाद अगर हम ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो इनमें आपको 2 तो कॉमन ही नाम मिले हैं हमें, सागौन और आपका टीक। सागौन मीन्स आपका साल और टीक, ये 2 तो कॉमन है पिछले वालों में भी, लेकिन जो 2 आप याद कर सकते हो अलग है, वो है पीपल का पेड़ और नीम का पेड़। ये ड्राई डेसिडियस रीजन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें बता रखा है कि इन रीजन्स को जो ड्राई डेसिडियस हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर और अपना फूडर खिलाने के लिए एनिमल्स की ग्रेजिंग की वजह से काफ़ी काट दिया जाता है इन पेड़ों को। और हमें बताया गया है कि यहाँ पर ये किन रीजन्स में मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलेंगे यूपी और बिहार के रीजन में। ठीक है, और जो पेनिनसुलर वाला रीजन है उसके कुछ ऐसे एरियाज़ में, पेनिनसुलर प्लेटू में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ कौन से एनिमल्स हैं, तो कॉमन एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, सूअर भी आपको देखने को मिलेगा, हिरण, हाथी, ये सब। बर्ड्स में छिपकली देखने को मिल सकती है, स्नेक्स, कछुए, टॉर्टोइज। ठीक है, ये सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे थॉर्न फॉरेस्ट की। जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है ना, वहाँ पर आपको थॉर्नी ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, कंटीली झाड़ियाँ। मतलब कि जो बेसिकली भारत का नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, लाइक गुजरात, राजस्थान वाला, और बीच का कुछ एरिया जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पर बारिश कम है, लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, उनके कुछ एरियाज़ में आपको ये देखने को मिलेगा। कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, तो एकेशियस, पाम, यूफोर्बियस, कैक्टी, ये वहाँ की मेन स्पीसीज़ है। ट्रीज़ भी दूर दूर तक होते हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, सूखा एनवायरनमेंट है, शुष्क हवाएं हैं, इस वजह से वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ें बहुत ही डीप तक जाती है ताकि वो पानी को खोज सके मॉइस्चर के लिए। ऐसे ही पत्तियाँ जो होती हैं वो आपको छोटी छोटी देखने को मिलेंगी ताकि पानी को बचा सके ट्रांसपिरेशन से। और बताया गया कि जो फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे सूखे रीजन्स की वजह से। एनिमल्स में आपको रैट देखने को मिलेगा, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल्स। तो ये वहाँ की मेन स्पीसीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे मॉन्टेन फॉरेस्ट की, मतलब कि पर्वतीय वन। ये जो होते हैं वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और हाइट के साथ साथ यहाँ पे वेजिटेशंस अलग हो जाती है। ये बेसिकली जैसे आप जब आप वर्ल्ड में देखते हो तो ये इक्वेटर वाला रीजन है, इसके ऊपर जाते जाओगे तो आपको मिलेगा टुंड्रा वाला रीजन, पोलर रीजन की तरफ, तो वेजिटेशन चेंज हो जाता है। ऐसे ही माउंटेन जो होते हैं ना, उनके नीचे और ऊपर वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर भी वेजिटेशन में चेंजेस देखने को मिलता है, सेम इसी तरीके से। तो उसी चीज़ को हमें समझाया गया है। जब आप 1000 से 2000 मीटर
जब आप 1000 से 2000 मीटर तक की हाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर वेट टेम्परेट देखने को मिलेंगे। इनमें आपको चौड़ी पत्ती के पेड़ देखने को मिलेंगे, जैसे ओक्स, चेस्टनट्स और प्रीडोमिनेट। वहाँ पर ओक और चेस्टनट्स देखने को मिलेंगे डोमिनेट करते हुए, ठीक है। वहाँ पर आपको ओक और चेस्टनट्स देखने को मिलेंगे। फिर आती है बारी 1500 से 3000 मीटर की। जब 1500 से 3000 मीटर की हाइट पर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे कॉनिफेरस। इनमें एग्जाम्पल है पाइन, दियोदर, देवदार भी बोलते हैं इनको, और सिल्वर, प्लस, सीडार। तो ये कुछ ऐसे स्प्रूस, सीडर, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे देखने को मिलेंगे। फिर जब आप इनसे भी ऊपर जाओगे तो आपको प्लांट्स के बदले ग्रासलैंड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड। इतनी हाई एल्टीट्यूड पे 3600 मीटर से अबव के एल्टीट्यूड पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, जो कि अल्पाइन वेजिटेशन को जगह देते हैं। तो जब आप 3600 मीटर के ऊपर जाओगे ना तो आपको अल्पाइन देखने को मिलेगा। अल्पाइन में एग्जाम्पल दे रखे सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये कुछ पेड़ हैं जो देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि जैसे जैसे आप बर्फ़ की तरफ जाओगे, स्नो लाइन की तरफ जाओगे, तो आपको श्रब और स्क्रब देखने को मिलेंगे। मतलब पेड़ गायब, वेजिटेशन कम से कम हो जाएगी। इसे हम बोलेंगे ग्रासलैंड का रीजन। और यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ नाम मात्र की थोड़ी बहुत घास फूस देखने को मिलेगी, जिस पे नॉर्वेडिक ट्राइब्स अपनी घुमक्कड़ जनजातियाँ जो होती है वो यहाँ पर अपने मवेशी चराने के लिए लाती है, कैटल ग्रेजिंग के लिए। जैसे गुज्जर हैं और बकरवाल हैं, वो यही काम करते थे। और मतलब वो ये काम करते थे, अपनी बकरियां चराते थे। एट हायर एल्टीट्यूड आपको मॉसेस और लाइकन्स देखने को मिलेंगे, टुंड्रा वेजिटेशन के। यहाँ पे कुछ एनिमल्स है लाइक कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लियोपर्ड, स्क्वेरल्स, शैकी हॉर्न विद आइबेक्स, बियर इन रेयर, रेड पांडा भी मिल सकता है, शीप, गोट्स विद थिक हेयर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट की। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, ये हमें देखने को मिलेंगे डेल्टा वाले रीजन में। इनकी जड़ें जो होती है वो पानी के अंदर होती हैं। ये जितनी भी जैसे टाइडल एरिया होता है ना, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब कोस्टल रीजन में टाइड्स वगैरह आते हैं ना, तो ये उन्हें रोकने का काम करते हैं। इस वजह से सरफेस में मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है। तो बता रखा है कि मड वगैरह इकट्ठी हो जाती है कोस्टल रीजन में, जो वो होता है ना डेल्टा, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। ये पानी के अंदर इनकी जड़ें डूबी हुई होती है। भारत में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, उन दोनों के उस पर, उनके डेल्टा पर आपको सुंदरी पेड़ देखने को मिलेंगे। इस वजह से उस रीजन को सुंदरबन डेल्टा का नाम दिया गया है। और हमें बताया गया वहाँ से मजबूत लकड़ी मिलती है, वहाँ के ट्रीज से। और भी प्लांट्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, लाइक आपको पाम देखने को मिलेगा, नारियल देखने को मिलेगा, कियोरा देखने को मिलेगा, और आपको एंगोर के, अगार के ट्रीज़ भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे जो हमने पढ़ा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा और भी रिवर्स है जो डेल्टा बनाती है, वहाँ पर भी ये आपको देखने को मिलेंगे। लाइक महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके डेल्टा पर भी आपको ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो फेमस है वो यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर है, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा टर्टल है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, ऐसा होता है, इनकी जड़ें पानी में डूबी हुई होती है। इसके बाद अब हमें पढ़ना है वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी ही, अगर हम देखें, प्लांट्स, फ्लोरा, फोना दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा रिच रहा है। यहाँ पर आप देखोगे जो फोना है
उसमें आप देखोगे 90,000 तो एनिमल स्पीसीज़ भारत में देखने को मिलती है, जिसमें से 20,000 बर्ड्स की हैं, 90,000 एनिमल्स की हैं हमारे देश में स्पीसीज़, और 20,000 हमारे देश में बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं, जो कि 13% है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया का 13% बर्ड स्पीसीज़ इंडिया में ही है। और फ़िश की बात करोगे तो 2546 है, जो कि पूरी दुनिया का 12% है। ये भी बहुत चौंकाने वाला पॉइंट है। साथ ही आप देख सकते हो कि दुनिया का 5 से 8% जो है एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स, ये यहाँ आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। जो हाथी है वो हमारे देश में एज अ मैमल, एक मैमल के तौर पे अगर कोई जानवर देखोगे, हाथी हमारे यहाँ मिलता है असम में, कर्नाटक में, केरला के रीजन में। राइनोसोरस देखने को मिलते हैं असम में, वेस्ट बंगाल के रीजन में, और सूखे एरियाज़ में लाइक रन ऑफ कच्छ और आपका थार मरुस्थल में, थार डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा वाइल्ड एस एंड कैमल्स। इसके अलावा इंडिया में बाइसन, नीलगाय, चार सिंग वाला आपको वो देखने को मिलेगा, हिरण, गेज़ल, बहुत सारे एनिमल स्पीसीज़ आप देखोगे इंडिया के अंदर। फिर इसके बाद आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था 1972 में। ये इसीलिए आया था, उस टाइम पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, तो पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बातें चल रही थी, तो उस टाइम पे ये एक्ट भी आया था। इंडिया में टाइगर्स और लॉयन भी देखने को मिलते हैं। इंडिया में जो लॉयन है वो आपको देखने को मिलेगा गिर के जंगल में, जो कि गुजरात में है। टाइगर्स के लिए आप एमपी, सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल, हिमालयन रीजन देखोगे। और तेंदुआ जो होता है, लियोपर्ड्स, उनके लिए आप देखोगे जो तेंदुआ है, तेंदुआ भी भारत के अंदर इन्हीं के साथ मिलता है। इसके बाद हमें बताया गया है जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर आपको और क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो वहाँ पर आपको कुछ अदर एनिमल्स देखने को मिलेंगे लाइक याक, लाइक शैगी हॉर्न्ड ऑक्स, और तिब्बतन एंटीलोप, ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, कियांग। ये सब एनिमल्स तो आपको देखो याद ही करने पड़ेंगे। स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और रिवर्स में आपको टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल भी देखने को मिलेगा। और ये जो घड़ियाल है ये इंडिया में ही पाया जाता है। और बर्ड लाइफ में आप देखोगे इंडिया में पीकॉक, फीजेंट, डक, पैराकीट्स, क्रेन्स, कितने सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बताया गया बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो आपको प्लांट्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे सरवाइव कर पा रही है। तो प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ये मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, और ये एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। ये आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए साधन प्रोवाइड कराना, पावर, मीट, एग्स, सब चीज़ें जो आपको नेचुरली पता ही है। पॉलिनेशन का प्रोसेस कराना, ताकि आप देखोगे पॉलिनेशन के थ्रू जो होता है ना, पॉलिनेशन के थ्रू प्लांट स्पीसीज़ डेवलप हो पाते। तो प्रकृति में जितनी भी स्पीसीज़ है उनका इकोसिस्टम में कोई ना कोई रोल तो है ही, इसलिए हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए। अगर आप इनका इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करोगे तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। लाइक ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं ना, वो इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम ह्यूमंस की वजह से, क्योंकि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें बहुत मतलब इन स्पीसीज़ को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ये एंडेंजर्ड हो चुकी है, एक्सटिंक्ट की कगार पे पहुंच चुकी हैं। लगभग 20 स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है हमारी वजह से, क्योंकि हम लोग अपने लालच की वजह से इनको एक्सेसिव एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब थ्रेट जो है नेचर को, वो हंटर्स के द्वारा है। कमर्शियल यूज़ के लिए हम उनको बेच देते हैं, जैसे हाथी का जो वो होता है दांत, उसको बेचना, हाथी की हत्या कर देना, इनकी स्किन के लिए व्यापार करना। तो हम एनिमल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने पर्पस से, इस वजह से एक्सटिंक्ट भी होते जा रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से भी हम इन स्पीसीज़ के लाइफ पे ख़तरा बन गए हैं। फॉरेस्ट को बर्बाद करते जा रहे हैं कल्टीवेशन की वजह से। एंड अब हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं, तो सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व बनाने स्टार्ट कर दिए हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा हमें बताया गया है
फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट भी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से हमने बोटैनिकल गार्डन इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं और इन्हें हेल्प भी प्रोवाइड कराई जा रही है, एड भी सरकार के द्वारा। जैसे कच्छ का कोल्ड डेजर्ट और शेषाचलम, पन्ना, ये कुछ ऐसे हमारे वो दे रखे हैं आपको बोटैनिकल गार्डन्स। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं बचाने के लिए एनिमल्स को, लाइक टाइगर, राइनो, इंडियन बस्टर्ड। कुछ इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, कुछ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल गार्डन भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ये इकोसिस्टम में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बिना जो है हमारा एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा और हम ह्यूमंस के लिए भी अपना डेवलपमेंट या अपना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स की। सारे बॉक्सेस कवर करते चलेंगे। अब देखो, जो वेटलैंड है इंडिया के, वो माइग्रेटरी बर्ड्स के स्पीसीज़ के लिए एक पॉपुलर घूमने के लिए आने की जगह है। जैसे कि विंटर्स के टाइम पे आप देखोगे रशिया की साइबेरियन क्रेन जो होती है भारत में आ जाती हैं, और ऐसे ही एक और जगह है भारत में, वो है रन ऑफ कच्छ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर डेजर्ट और सी मिलते हैं, वहाँ पे फ्लैमिंगो आ जाती है। फ्लैमिंगो जो होती है यहाँ पर अपने नेस्ट बनाती है, घोंसला बना के यहीं पर अपने बच्चे पैदा करती है, पालती हैं। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी साइट्स है जो कि हमारे भारत में हेरिटेज साइट है, नेचुरल हेरिटेज, हमारी एक धरोहर है जो टूरिज़्म के लिए भी अच्छा पर्पस रखती है। तो हमें इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से इन माइग्रेटरी बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए भी। इसके बाद आप देखो, जो एशियन लॉयन है ना, एशियन लॉयन नॉट टाइगर, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। एशियन लॉयन जो है वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्लांट्स की क्वालिटीज़ की। भारत हमेशा से ही अपनी जड़ी बूटियों और मसालों के लिए फेमस रहा है। हम देखेंगे भारत में लगभग आयुर्वेदा में 2000 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया गया है, जिनमें से 500 हम लोग यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट। जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है उसके द्वारा एक रेड लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें बताया गया है कि 352 जो प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, उनमें से 52 अब तक क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं, मतलब क्रिटिकली थ्रेटेंड है, ख़तरा है। 49 तो ऑलमोस्ट ही गायब से हो गए हैं। तो कॉमनली यूज्ड प्लांट्स कौन से हैं इंडिया में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। सर्पगंधा ये ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। देन जामुन से सिरका बनाया जाता है और साथ ही ये इसका जो बीज होता है उसका यूज़ डायबिटीज़ से राहत दिलाने में किया जाता है, डायबिटीज़ के इलाज में। ठीक है, और इसके बाद है अर्जुन की अगर हम बात करें तो ये हमारे कान के दर्द को ख़त्म करने में और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बबूल की पत्तियां हमारी आँखों के फोड़े ख़त्म करने में और साथ ही एक टॉनिक के तौर पे शारीरिक शक्ति बढ़ाने में यूज़ किया जाता है। नीम की तो एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है ही। तुलसी जो होता है जुकाम में हेल्प करती है। कचनार है ये फोड़ा जो और अल्सर जो पेट में होता है, फोड़ा, और अस्थमा जो अस्थमा होता है उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। और साथ ही इसकी जो जड़ें हैं या फिर इसकी तनी है उसका यूज़ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से राहत पहुंचाने में भी होता है। तो ये हमें कुछ लिस्ट बता रखी है कि कौन कौन से प्लांट्स इंडिया के क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं, किस किस में यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। शुरुआत से ही हम बॉक्सेस पढ़ते चल ही रहे थे, तो चैप्टर 5 ख़त्म हुआ। प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल से फॉर UGC नेट एंड कंपटीशन एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। क्लास 9 के बच्चों के लिए तो यूज़फुल है ही, साथ ही सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ NCERT पढ़ना ज़रूरी है, बहुत यूज़फुल है। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।